डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इतिहास तथा अर्थशास्त्र के बीच संबंध। तो जैसा कि आपको विदित है कि इतिहास को थोड़ा सा नॉन टेक्निकल विषय माना जाता है और जो इतिहास जो अर्थशास्त्र है उसको टेक्निकल विषय माना जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पारंपरिक इतिहास लेखन जो है, पारंपरिक इतिहास लेखन में हम समुदाय, जाति, धर्म, समाज, सोसाइटी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सब इंडिया में चलता था। लेकिन इंडिया में क्या, विश्व में चलता था। लेकिन कार्ल मार्क्स जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक हैं, उन्होंने पहली बार ये बताया कि इट इज़ नॉट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, या ये पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है और धार्मिक इतिहास नहीं है, आर्थिक इतिहास नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से ये मान लीजिए कि इतिहास का जो निर्माण है वो विचारों से या जाति, धर्म, समुदाय से नहीं, बल्कि वो अर्थशास्त्र से होता है। इट इज़ नॉट द आइडियाज दैट क्रिएट द हिस्ट्री, इट इज़ द इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी दैट क्रिएट द हिस्ट्री। और उनका पहली बार ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो है वो सिद्धांत आया कि जिसमें कहा गया कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, उसमें कहा गया कि इतिहास में अगर आप देखें तो इतिहास में सारा का सारी जो लड़ाई है वो संसाधनों पर या मटेरियल पर या पदार्थ पर अधिकार करने के लिए है। बाकी की लड़ाई जो है वो फालतू की है। और अगर उन्होंने उसमें 5 स्टेजों में इतिहास के विकास को या दुनिया के इतिहास के विकास को डेवलपमेंट में बांटा कि एक तो प्रिमिटिव सोसाइटी है जो शुरुआत में पैदा हुई आदि मानव के साथ, वो सोसाइटी है, वो समाज है, कबीलियाई समूह है या प्रारंभिक एक तरह से समूह है जिसमें कि व्यक्ति हंटिंग स्टेज में था और उसमें एक तरह से ये मान लीजिए कि ज़्यादा वो नहीं थे, डिस्पैरिटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि सब समान थे क्योंकि संपत्ति नहीं थी। और ये वैदिक काल में भी लागू होता है, ऋग्वैदिक काल में, अर्ली वैदिक फेज में, कि अगर संपत्ति नहीं है तो असमानता नहीं है। तो दूसरा जो उन्होंने उसमें स्टेज बताई वो फ्यूडलिज्म की स्टेज है, जो कि एक तरह से सामंतवाद का दौर है। इसमें क्या है कि मानव ने पहली बार जो है ज़मीन पर जो है अधिकार किया और ज़मीन पर अधिकार करने के बाद में वो जो है एक तरह से वो पूरा का पूरा जो है वो उस पर कायम हो गया। और उसी में ये स्टेज स्लेवरी की और फ्यूडलिज्म की कुछ सेम है कि स्लेवरी में भी ये था कि आदमी ने आदमी को ही दास बना लिया और आदमी आदमी के लिए काम करता था। तो आदमी पे, क्योंकि जिस पे संसाधनों पर ज़्यादा अधिकार था जिस आदमी का, वो उसका दास बन गया और दास बनने के बाद में उसने उसकी गुलामी स्वीकार करके उसका मातहत रहा। यही फ्यूडलिज्म में है। सामंतवाद में भी आप यही देखते हैं कि आदमी मातहत हो गया वो आदमी के, और उसमें फिर आप देख ही रहे हैं कि क्या हुआ। अगर फिर आप एक चीज़ देखें कि चौथी स्टेज जो है वो कैपिटलिज्म की है, जो कि पूंजीवाद की है, जिसमें कि मशीनीकरण प्रारंभ हुआ, जो आधुनिक काल की देन है कि जिसमें आदमी मशीन का गुलाम बना और जिसने मशीनों पर ज़्यादा कब्जा कर लिया या जिसने मशीनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, टेक्नोलॉजी पे या एक फैक्ट्रियों पे या संसाधनों पे अपना कब्जा जमा लिया, जो जिसको हम अब वर्तमान में देखते हैं, वो ही जो है सबसे बड़ा एक तरह से डोमिनेंट पर्सनैलिटी है या डोमिनेंट कैटेगरी है। तो पूंजीपतियों की जो ये कैटेगरी है वर्तमान में शोषण की, ये इसी पे आती है। और पांचवा जो उन्होंने लास्ट फेज बताया वो कम्युनिज्म का बताया, जिसमें कि बाद में रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन ये हुए। उन्होंने कहा कि लास्ट की स्टेज में क्या हुआ कि लोग पूंजीवाद से और शोषण के से थक कर लड़ाई करेंगे और वो उससे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे शोषण के। और जब शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आदमी जो है उस बुरी सोसाइटी से बाहर होगा और इगैलिटेरियन जिसको बोलते हैं, या इगैलिटेरियन मतलब एक अच्छा समाज जिसमें सब कुछ समान होगा,
और संसाधनों पर सबका अधिकार होगा, वो दौर आएगा और वो दौर कुछ देशों में आया भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मार्क्सवाद तो चलता ही है, साथ साथ कार्ल मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट हिस्टोरियन या सबल्टर्न हिस्टोरियन और इवन कई तरह के इतिहासकार भी आजकल इकोनॉमिक हिस्ट्री को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं और वो इकोनॉमिक हिस्ट्री को बेस बनाकर अपनी जो विचारधारा है उसको आगे आज भी बढ़ा रहे हैं। और लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें तो अब भारत में भी ये सिद्धांत लागू होता है कि भारतीय इतिहास में भी कैसे लागू, एक तरह से भारतीय इतिहास को भी इकोनॉमी ने कैसे प्रभावित किया। अब ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती गई और प्रोफेशन बढ़ते गए तो वैसे ही जातियाँ भी उसमें नई नई आती चली गई। और अब आप देखेंगे कि हम अगर जाति व्यवस्था को ही लें इंडिया की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो जाति व्यवस्था है, ये मैं सच्चाई बताऊं, ये सोशल एस्पेक्ट इसका कम है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ज़्यादा है। कि जैसे जो भी जातियां इंडिया में बनी हैं, जैसे सोनार, लोहार, बढ़ई या जो भी जातियां बनी हैं, वो उस आधार पे बनी हैं कि काम क्या करता है आदमी, प्रोफेशन क्या है उसका, न कि इस आधार पे बनी कि उसको ज़बरदस्ती थोप दी गई। जातियाँ ज़बरदस्ती थोपी गई आज लगती हैं हमें आज के सिनेरियो में, क्योंकि आज का इकोनॉमिक पैटर्न चेंज हुआ है, जबकि जातियों का जो बेस है वो इकोनॉमी है कम्प्लीटली। तो भारत में भी ऋग्वेद काल में इकोनॉमी का डेवलपमेंट कम है तो समानता है, लेकिन जैसे ही आप देखें लोहा आया है, आयरन आया है, आयरन की खोज 1000 ईसा पूर्व हुई है, वैसे ही इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज आया कि लोहा आते ही सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ है इंडिया में। और सेकंड अर्बनाइजेशन होते ही आप देखें क्लास और कास्ट और वर्ण और धर्म और जाति एकदम से समाज में हावी हो गई है। बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, तो सारे के सारे जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का, वो होते ही एक एक्सप्लोजन ऑफ दी प्रोफेशंस है। मतलब कि व्यवसायों में विखंडन है, और व्यवसायों में जो विखंडन हुआ, तो व्यवसायों में विखंडन आते ही क्या हुआ कि व्यवसायों में एक तरह से जातियां पे जातियां, उपजातियां फिर बढ़ती गई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि सामंतवाद आया भारत में, फिर आधुनिक, फिर सेकंड अर्बनाइजेशन आया मुगलों, तुर्कों के आने के बाद, और फिर देखिए कि तीसरा अर्बनाइजेशन आया औद्योगिक क्रांति के बाद। और अब आप देखेंगे कि वी आर नाउ लिविंग इन दी अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी। हम जो है ग्लोबल सोसाइटी में रह रहे हैं, जो कि उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत भारत में हो चुकी है। इसमें आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनके माध्यम से दुनिया से जुड़ चुके हैं, और दुनिया का व्यापार, डिजिटल लेन देन, बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी और तरह से डिजिटल कोइंस, ये इतनी जो हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भारत में अब आ गई हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग हो गए हैं। तो ये सारा जो है वो इकोनॉमिक्स के दौरान है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स का यूज इतिहास में कैसे करते हैं हम, कि देखेंगे आपने कि आजकल जो रिसर्च है और जो स्टडी है, वो 2 फैक्टर पे सबसे ज़्यादा हो रही है इतिहास में। एक तो वो हो रही है सोशल फैक्टर पे, जिसमें वीमेन और जाति और कास्ट और समुदाय, रिलीजन, ये सब हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टडी हो रही है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे हम स्टडी नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत लिखा जा चुका है। समुद्रगुप्त पे, हर्षवर्धन पे, इन पे, राजपूतों पे, मुगलों पे, बाबर पे। लेकिन अब आप देखिए इंडिया में और विश्व में भी सोशल रिलेशन या इकोनॉमिक रिलेशन या मोड ऑफ द प्रोडक्शन उस कंट्री का क्या है, कि मोड ऑफ द प्रोडक्शन माने ये मतलब कि किस देश में किस तरह का उत्पादन हो रहा है और उसके आयात निर्यात कैसे हैं, इस पे बड़ी एक तरह से मान लीजिए स्टडी चल रही है। और आर्थिक इतिहास बहुत लिखा जा रहा है। तो आर्थिक इतिहास जब लिखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्र के जो उसमें सिद्धांत हैं वो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, और वो हो रहे हैं। कि जैसे आप देखिए कि अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि अर्थशास्त्र में आंकड़ा, डेटा कलेक्शन है, फिर उनका कंपैरिजन है, फिर एम्पेरिकल स्टडी है, डोर टू डोर कलेक्शन है,
फिर हाउस होल्ड्स की क्या स्थिति है और ज़मीनें लैंड होल्डिंग्स की क्या स्थिति हैं, फिर उनके डेटा कलेक्शन का कंपैरिजन है, फिर ग्राफ्स हैं, फिर स्टैटिक्स है। वो हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें सारी इकोनॉमिक्स है तुलनात्मक अध्ययन में। और वो जो है वो इकोनॉमिक्स जो है, मैं बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, देश का स्ट्रक्चर, मैं सच्चाई बताऊँ आपको, किसी भी देश का स्ट्रक्चर सोसाइटी इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इकोनॉमिक्स बदलती है। इकोनॉमिक कंडीशन आप देखिए कि किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन पहले देखिए, फिर अपने आप सोसाइटी में चेंज देखिए। जैसे अगर महिलाएं कुछ स्वतंत्रता पे ही सवाल उठते हैं कि मैं कहता हूं कि महिलाओं को सबसे पहले आप स्वावलंबी बनाइए, आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, फिर देखिए उनकी कंडीशन में कितने चेंज आएंगे एकदम से। अब ये नहीं है कि हम उन्हें पहले अनपढ़ गंवार और ऐसे रख के उनको हम फेमिनिज्म मूवमेंट चला देंगे, बिल्कुल नहीं। तो इकोनॉमी फिर ऐसी शेड्यूल कास्ट की स्थिति है, ऐसी फिर लोअर कास्ट की स्थिति है, बाकियों की भी। आप उन्हें पहले ज़मीन दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको पढ़ाइए और उनको इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन का मौका दीजिए। फिर देखिए कैसे एकदम से उनकी सामाजिक स्थिति बदलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में लास्ट में कि इकोनॉमिक और जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के मतलब वो एक दूसरे की पढ़ाई इनके बिना हो नहीं सकती है। धन्यवाद।